ठीक है सर, ठीक सर। मैडम पारुल शुरू कर रही ना रिसर्च विंग? जी सर कर रही है सर। हाँ हाँ जो ठीक है सर। हाँ स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है और 4 की स्टूडेंट हैं। प्रतिमा राय 4 की स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिव गोविंद जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित सेमेस्टर 6 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित है, हमारे बीच में रणबीर राठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई जुड़ा हुआ है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से ये थेरेपी और इस विधा को ये ऊंचाई मिली हुई, थेरेपी को, विधा को और इस संस्थान को ये ऊंचाई मिली हुई है। खेमका सर का एक संस्थान के रूप में एक
सपना था। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग पुनः नीतू जैन मैडम का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग परीक्षण पर बात कर रहे थे। तो जो परीक्षण जो हमारे हैं उन पर हम लोगों को बात करनी है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और 3 है, शायद चैप्टर 2 और 3 है। ये 2 है, 2 है, चैप्टर 2 है। इसमें हम पहले हमारा स्टूल है, यूरिन है, पहले यूरिन है बाद में स्टूल है। तो हम आज यूरिन पर चर्चा करेंगे। पुनः स्वागत है। ब्रजमोहन कुशवाहा जी हमारे बीच में आ गए हैं, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग पुनः नीतू जैन को पूरा मैं शेयर कर दे रहा हूँ मैडम। जी सर। सबसे पहले सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्ते। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है यूरिन एग्जामिनेशन। तो यूरिन एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यूरिन एग्जामिनेशन क्यों कराना चाहिए और यूरिन एग्जामिनेशन हम स्वयं कैसे कर सकते हैं। सबसे सर्वप्रथम तो हमें ये देखना चाहिए कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो जिस तरह से हम अपने देवता को याद करते हैं, हम हमारे दैनिक कार्य करते हैं, तो हम जब सुबह उठ के टॉयलेट के लिए जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो हमें अपना यूरिन टेस्ट हम खुद स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट हम स्वयं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम उनको देखकर निरीक्षण करके उनका हम खुद कर सकते हैं कि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कि जैसे कलर हम चेक कर सकते हैं, कलर चेक कर सकते हैं, गंध चेक कर सकते हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है। तो इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत मोटा-मोटा हम उसको चेक कर सकते हैं। तो हम आज से अगर हम आदत डालेंगे तो यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट इन दोनों को हम खुद चेक करेंगे तो काफ़ी बीमारियों को तो हम स्वयं ही हमारी बीमारियों को हम थोड़ा-थोड़ा सा हम जान पाएँगे कि हमें कोई प्रॉब्लम है क्या और हम उसका डायग्नोस कर सकते हैं। तो हम बुक पर आते हैं, बुक में पेज नंबर 46। तो हमारे जो शरीर से जो यूरिन निकलता है, उसमें जो इंटरनल एनवायरनमेंट का वो द्योतक होता है और हम जब टेस्ट कराते हैं तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन टेस्ट उपलब्ध कराता है। सबसे पहले हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो हमारा जो शरीर होता है उसमें इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, वो उसमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लेकिन हमारा जो एब्जॉर्प्शन का गुण नहीं होता है, लेकिन जो हमारी किडनी होती है वो रीएब्जॉर्प्शन का गुण उसमें बहुत अच्छे से होता है, वो रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हमने पढ़ा है किडनी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब होती है उसमें जल का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो एंटी डाययूरेटिक एक हार्मोन होता है, उसके प्रभाव में होता है वो हार्मोन हमें रीएब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। तो उसमें 20 से 25% परसेंट उसका जल का रीएब्जॉर्प्शन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में होता है और सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो एल्डोस्टेरोन के प्रभाव में होता है। तो अगर एडीएच जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो हमारा है वो नॉर्मल से अगर कम होता है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इफेक्टेड होगा और डायबिटीज से उसमें क्या होगा कि रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा और जो लिक्विड की मात्रा है, यूरिन की मात्रा वो ज़्यादा जाएगी। तो उसमें डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस ये होता है कि जिसमें पानी वो डायबिटीज से रिलेटेड नहीं होती है वो बीमारी। वो एक तरह का उसमें होता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जाने लगता है, वॉल्यूम ज़्यादा जाने लगता है, उसके बारे में हम आगे और जानेंगे। तो वो हो सकता है। इसी प्रकार अगर एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाए तो सोडियम यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। तो इस तरह से हम रीएब्जॉर्प्शन को हमने थोड़ा-सा जाना। तो दोनों जो हमारी किडनी है वो मानव शरीर में 24 आवर्स काम करती है। तो 24 आवर्स काम करती है और 1200 मिलीलीटर जो ब्लड है ना वो उसको छानती है। उसकी पर मिनट
पर मिनट उसकी आपूर्ति होती है, अर्थात 1728 1728 लीटर रक्त वो प्रतिदिन किडनी को जाता है छनने के लिए। उसमें से लगभग 128 प्लस माइनस 2 मिलीलीटर तरल दोनों किडनी छान लेती है, मतलब 180 लीटर प्रतिदिन कि दोनों किडनी छान लेती है। अब इस छने जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, उसमें रक्त की कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं। वो उसमें वो उसी में रह जाते हैं और उसके कंसंट्रेशन में ही वो सारे बाकी जो सारे तत्व होते हैं उसी कंसंट्रेशन में फिल्टर होते हैं। तो इस फिल्ट्रेट को जो बचता है इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है इसमें किडनी इसको जो किडनी में नेफ्रॉन में घुमाया जाता है, जब किडनी वहाँ पे छन जाता है तो नेफ्रॉन में घुमाया जाता है। वहाँ पे स्पेसिफिक जो सेंसर्स लगे होते हैं, जो हमारा नेफ्रॉन होता है वहाँ पे सेंसर लगे होते हैं। उन सेंसर्स में से जो ज़रूरी तत्व होते हैं वो फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे वाटर है, सोडियम है, ग्लूकोज़ है, वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। और 180 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो होता है, उसमें से लगभग डेढ़ लीटर, मान लीजिए 1.5 लीटर में 0.3 लीटर प्लस माइनस हो जाता है। तो वो शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब 1.5 लीटर हमारा जो यूरिन होता है वो एक नॉर्मल उसकी क्वांटिटी है कि वो हमें एक्सक्रीट होता है। तो इसमें वे सभी तत्व होते हैं जो हमारे ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की क्षमता से अधिक होते हैं। फिर जो हम यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो ये यूरिन टेस्ट में हम देखते हैं कि क्या-क्या हमें ज़रूरी होता है, किस तरह से हम क्या-क्या किस-किस चीज़ में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यूरिन का जो वॉल्यूम होता है ये हमने अभी देखा 1.5 लीटर प्लस माइनस 0.3 लीटर होना चाहिए। जो कलर होता है उसका, इसके बारे में हम आगे और जानेंगे, एक मोटा-मोटा थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। तो कलर इसका लाइट एम्बर येलो, हल्का सुनहरा पीला कलर होता है। स्मेल जो होती है इसकी, वो अमोनिकल होती है स्मेल। और डिपॉजिट्स में कोई भी डिपॉजिट नहीं होता है, ग्लूकोज भी इसमें नहीं आना चाहिए, तो निल होना चाहिए डिपॉजिट्स। और इसकी ग्रेविटी जो होती है, तो वाटर की ग्रेविटी 1 होती है, इसकी ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1.015 से लेके 1.025 तक इसकी ग्रेविटी हो सकती है। पीएच लेवल जो हम जानते हैं कि पीएच लेवल जो होता है, तो यूरिन हमारा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा एल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए। तो और मतलब वैसे तो उसका एसिडिक होना चाहिए, एल्कलाइन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एसिडिक भी की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो एसिडिक में 5 टू 7 उसकी वैल्यू होनी चाहिए। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, वो उसमें 20 टू 80 ग्राम पर डे निकलना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम आती है। शुगर 0.5 मान सकते हैं हम, अदरवाइज़ निल होनी चाहिए। कीटोन जो होते हैं वो नहीं निकलने चाहिए। वो कीटोन जो होते हैं, हाई कीटोन अगर निकलते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी हमारी एसिडिक हो रही है। यूरिया जो होता है वो 25 से 30 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। यूरिक एसिड 0.5 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। क्रिएटिनिन 0.8 से 1.8 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। सोडियम 3.5 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। पोटेशियम 1.7 ग्राम पर लीटर। कैल्शियम 0.2 ग्राम पर लीटर। क्लोराइड 6.0 से 16.0 ग्राम पर लीटर होने चाहिए। फॉस्फेट 1.7 ग्राम पर लीटर होने चाहिए। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू दे रखी है। वैसे हम जब भी टेस्ट कराते हैं तो हमारे ये हमको थोड़ा-सा पढ़ना आना चाहिए, अदरवाइज़ रिपोर्ट में वो सारी वैल्यूज़ लिखी होती हैं, नॉर्मल वैल्यूज़। इंग्लिश बुक में पोटेशियम 1.0 ग्राम ही लिखा है, व्हिच वन इज करेक्ट? पोटेशियम मेरी बुक में 1.7 ग्राम पर लीटर है। हाँ, इंग्लिश बुक में 1.0 ही है। सर जी हाँ, जी मैडम। हिंदी में 1.7 ही है। हाँ, हिंदी में तो 1.7 है, इंग्लिश में 1.0 ही है। 1.0 है पोटेशियम। जी सर। किताब उसकी यूरिन का तो अलग से, क्या एनीवे, तो इसको उससे देख लीजिए गूगल से, ठीक है सर। ओके। गूगल से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसका करते हैं, तो उसमें कुछ ये क्रिस्टल्स होते हैं, कास्ट होते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और बैक्टीरिया, इनकी मात्रा नहीं के बराबर होनी चाहिए। तो एरिथ्रोसाइट हम जानते हैं आरबीसी होते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी होते हैं और बैक्टीरिया हमारे किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उन्हें वो बैक्टीरिया होते हैं। तो यूरिन टेस्ट जब एक्सक्रीटरी सिस्टम के रोगों हेतु मतलब फर्स्ट हम यूरिन टेस्ट कराते हैं और बाकी रोग अगर किडनी के रोग हैं तब भी हम यूरिन टेस्ट तो होगा ही, लेकिन स्टैंडर्ड अगर हमें आगे का परीक्षण करना है तो पेशेंट को जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उनको क्या खिलाया जा रहा है और क्या आउटपुट है उनका, यूरिन किस तरह से बाहर आ रहा है, कितना आ रहा है, उसका टेस्ट
नेक्स्ट 24 आवर्स उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो और उनका जो कलेक्टेड सैंपल होता है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रिज में स्टोर करते हैं, ताकि उनका बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोका जा सके, और फिर उसको उस हिसाब से उसका यूरिन टेस्ट किया जाता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट है हमारा यूरिन का वॉल्यूम। यूरिन का वॉल्यूम हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा यूरिन वॉल्यूम वॉल्यूम इसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 1.5 प्लस माइनस 0.3 पर लीटर पर डे। अगर ज़्यादा होता है, ज़्यादा यूरिन वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो उसे हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू होना। तो सामान्य से अधिक मात्रा में या क्यों होता है, सामान्य से अधिक क्यों होता है? या तो बहुत ज़्यादा कोई लिक्विड इनटेक ले रहा है, या बहुत ज़्यादा ठंड में कोई रह रहा है, या फिर कॉफ़ी, चाय, शराब बहुत ज़्यादा ले रहा है, या डायबिटीज़ इंसिपिडस जो मैंने अभी बताया था, डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी बहुत ज़्यादा लिक्विड यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रॉनिक रीनल डिज़ीज़ हो जाती है, या डाययूरेटिक अगर यूज़ कोई सेवन कर रहा है, तो उसके कारण, या फिर किसी को मानसिक दबाव है, स्ट्रेस है कोई, तो वो सामान्य से अधिक मात्रा में उसको यूरिन होता है। सामान्य से कम मात्रा जो होती है, उसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया में या तो होता है कि बहुत ही कम पानी पी रहे हैं हम लोग, लिक्विड बहुत कम ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, अत्यधिक पसीना बाहर निकल रहा है, और इसमें ये होता है कि डिहाइड्रेशन, एडिमा, किडनी में एंड स्टेज में किडनी पहुँच जाती है, कभी-कभी वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो सामान्य से कम मात्रा में होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर बहुत हाई हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, मतलब ब्लड ब्लीडिंग होने लग जाती है, शॉक लग जाता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट नेफ्राइटिस होने लग जाता है। और इसके अलावा क्रश सिंड्रोम होता है, दोनों यूरेटर में अवरोध पैदा हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो क्रश सिंड्रोम जो होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये एक किडनी की डिजीज होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है और किडनी फेल भी हो सकती है। और क्रश सिंड्रोम होता है कि मतलब ऐसा लगता है जब बॉडी के किसी पार्ट पर इंजरी आती है, कभी प्रेशर आता है, तो बॉडी दो हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में दब जाए, उसे क्रश सिंड्रोम कहते हैं। तो इस तरह से ये बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें जहाँ पे प्राकृतिक रूप में निश्चित कर पाना मुश्किल होता है, जहाँ पे नेचुरल जितना होना चाहिए उससे कम होता है तो। अब इसमें एक टर्म है कि अधिक बार उत्सर्जन, इंक्रीज़ फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज़ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि यूरिन वॉल्यूम तो उतना ही होता है, वॉल्यूम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन बार-बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है। जैसे अगर कोई किसी को 4 बार जाना पड़ता है और अगर वो 7-8 बार जा रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसे कहते हैं इंक्रीज़ फ्रीक्वेंसी। तो उसमें क्या होता है कि या तो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में ये हो सकता है, या फिर कोई यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर का कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर स्टोन है किडनी में, या यूरिनरी ब्लैडर में कोई स्टोन है, या फिर फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्शन, यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, या प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, उसको प्रोस्टेट है, तो वो बार-बार यूरिन हो रहा है, लेकिन उसमें मात्रा वॉल्यूम का में फ़र्क नहीं है, वॉल्यूम उतना ही है। तो इस तरह से हम ऐसी दशा में रोगी को, इसमें रात को भी सामान्य से अधिक बार, मतलब रात को जो सामान्य यूरिन होता है वो वॉल्यूम उतना हो, लेकिन बार-बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो उसे हम नॉक्टूरिया कहते हैं कि रात को बार-बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो नॉक्टूरिया होगा। अब ये लिखा है एक नोट, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, इन दोनों में क्या होता है कि यूरिन वॉल्यूम दोनों में बढ़ जाता है, और पॉलीयूरिया वो भी सामान्य से अत्यधिक होगा। मतलब इन दोनों में फ़र्क ये है कि इंक्रीज़ फ्रीक्वेंसी में वॉल्यूम उतना ही है, बार-बार जाना पड़ रहा है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस में और डायबिटीज़ मेलाइटिस में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और बार-बार जाना, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो ये 2 चीज़ें हो रही हैं। अब है नेक्स्ट है यूरिन का कम उत्सर्जन। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन, इसको बोलते हैं कम को ओलिगोरिया ओलिगोयूरिया, या फिर एनुरिया। एनुरिया का मतलब बहुत कम होना, ना के बराबर यूरिन होना। तो ओलिगोयूरिया या एनुरिया की कंडीशन अगर आती है, तो हम इसे हमारे एक्यूप्रेशर से ट्रीट कर सकते हैं। या तो हम K1 पर प्रेस करें, या फिर CV1 पर हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर CV1 पर ब्लैक कलर लगाएंगे तो हमें उसमें आराम मिलेगा। तो इसका ये है कि अगर आधा लीटर या उससे कम यूरिन प्रतिदिन हो रहा है, तो इसका मतलब ओलिगोयूरिया हम उसे मानेंगे। अब या तो शॉक लग गया है, या ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज है, उल्टियाँ,
डायरिया हो रहा है, फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, कार्डियक फेलियर अगर हो गया है, तो इन सारी दशाओं में किडनी को जो ब्लड आपूर्ति सामान्य से कम होगी, ब्लड आपूर्ति सामान्य से कम होगी तो वो छानेगा भी कम और यूरिन भी कम एक्सक्रीट होगा। अब है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है हाँ, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी की जो इन्फ्लामेशन होती है, ये एक हमारे ग्लोमेरुलस होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होती है, उसमें किडनी की फिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए भी यूरिन कम उत्सर्जन होगा। फिर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्ट और प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, यूरेथ्रा में घाव हो जाते हैं, तो इन सारी कंडीशन में यूरिन कम उत्सर्जित होगा। फिर है यूरिन उत्सर्जन अनियंत्रित, मतलब इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यानी कि हमारे जो स्पिंचर्स होते हैं हमारे वहां पे यूरिनरी ब्लैडर की वहां पर स्पिंचर लगे होते हैं, वो अगर ढीले पड़ जाते हैं तो ढीले पड़ जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा और वो हम इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, यूरिन टिप 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 करके अपने आप निकलने लगेगा। तो इसमें हम जो ट्रीटमेंट देते हैं या तो हम स्प्लीन की सिंकिंग का देते हैं, क्योंकि होल्डिंग पावर खत्म हो रही है तो स्प्लीन की सिंकिंग का ट्रीटमेंट देंगे, या फिर हमारी हिपोक्रेटस में भी इसका बहुत अच्छा उपचार है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये अगर कई महीने कुछ महिलाएं होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनकी जो यूरिनरी ब्लैडर की दीवारें होती हैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, तो उस वजह से ये हो सकता है। या फिर स्पाइनल कॉर्ड का अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे स्पेशली लंबर में अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो होता है बहुत अधिक प्रेशर आ जाता है, तो बिना इंफॉर्मेशन के ही यूरिन एक्सक्रीट होने लगता है, तो इस तरह से इनकॉन्टिनेंस होने लगता है। फिर है नेक्स्ट है वेदनापूर्ण यूरिन उत्सर्जन, इसको बोलते हैं डाइसयूरिया, मतलब अगर यूरिन करने जा रहा है कोई तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसमें क्या होता है कि इसका मतलब है कि किडनी में कहीं ना कहीं हमारा जो यूरिन है वो एल्कलाइन हो रहा है, तो एल्कलाइन होने की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको यूरिन इन्फेक्शन भी हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा यूरिन का कलर जो होता है वो एक नॉर्मल जो कलर होता है वो अंबर येलो होना चाहिए, तो वो एक यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से होता है। और अगर उससे अलग हटके कोई कलर है, जैसे कि मान लीजिए स्मोकी कलर इनमें इसमें दे रखा है, स्मोकी कलर अगर आ रहा है तो वो आरबीसी इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, उसमें आरबीसी की मौजूदगी है, ये तो वो किडनी डैमेज का एक सिम्टम है, या फिर यूरेटर में स्टोन या फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन, तो वो स्मोकी कलर आएगा। रेडिश ब्राउन है तो हीमोग्लोबिन। हाँ बता दीजिए। देखिए यूरिन का अगर एल्कलाइन होना शुरू हो रहा है तो आप ये समझिए कि ये थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिए जब भी कभी आप टेस्ट कराएं तो अगर कभी वो 6 से आगे बढ़े मतलब 7 के आसपास पहुंचे तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वो पानी की तरह हो रहा है। यहाँ पानी की तरह नहीं होना चाहिए, उसको 6 के पहले ही होना चाहिए। 5 से 7 लिखा हुआ है यानी एल्कलाइन न होकर एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि फिर बैक्टीरिया वहां से प्रवेश नहीं कर पाएगा अगर एसिडिक होगा नॉर्मली। लेकिन अगर एल्कलाइन होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया प्रवेश करने लगेगा, फिर आपको नॉर्मली जो है यूटीआई वगैरह के जो इन्फेक्शन होते हैं इससे होते हैं। नंबर 2 ह्यूमिड हीट, एक कंसेप्ट है चाइनीज में, तो ह्यूमिड हीट माने क्या, ह्यूमिडिटी और हीट दोनों। तो हम अगर कभी आप कोई सिंथेटिक चीजें पहने हुए हैं नीचे तो भी आपको ये ह्यूमिड हीट का हो सकता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप करेगा वहां। और बैक्टीरिया को क्या चाहिए, गर्मी सर्दी, तो गर्मी सर्दी दोनों अगर होगी तो बैक्टीरिया वहां से डेवलप करेगा और उसकी वजह से भी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना चाहिए अपने कपड़ों पर। बहुत टाइट कसे हुए जो लोग पहनते हैं, चाहे वो स्लैक्स हो जीन्स हो कुछ भी हो, तो उसमें और जो अंडर गारमेंट्स बहुत कसे हुए पहनते हैं, प्लस जो सिंथेटिक, नॉर्मली सिंथेटिक का प्रचलन अधिक हो गया है, तो सिंथेटिक जो पहनते हैं वहां नॉर्मली जो है वो इन्फेक्शन होने की संभावना अपने आप हो जाती है। और दूसरे कारण तो आप लोग बात देखेंगे, दूसरे कारणों में जो संदेह की भावना अगर होगी तो भी वहां पर इन्फेक्शन अधिक होता है यूटीआई। अगर संदेह भावना बहुत है, ईर्ष्या बहुत है तो भी होगी, यानी सद्गुण भी कहीं आपको, यानी ईर्ष्या न करें, सबको सब सर्वे भवन सुखना वाला कंसेप्ट रखें तो भी शायद यूटीआई नहीं होगा। ये वैज्ञानिक प्रभाव है, तो 2 तरह का आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे जी मैडम। थैंक यू सर।
नेक्स्ट है हमारा रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर हमारा अगर हीमोग्लोबिन की मौजूदगी है तो उसके कारण रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा। फिर है ब्राउनिश। ब्राउनिश हमारा मेलेनिन, हम जानते हैं मेलेनिन पिगमेंट होता है, उसके कारण अगर वो मेलेनिन पिगमेंट उसमें यूरिन में जा रहा है तो उसके कारण ब्राउनिश ब्लैक दिखेगा। ब्लैक कलर अगर हम आयरन का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके कारण ब्लैक कलर दिख सकता है। रेड कलर ये दवा है एक रेफेम्पिसिन, ये एक टीबी की दवा है। तो उसके कारण हो सकता है, या फिर कई बार हम बीटरूट खाते हैं, चुकंदर खाते हैं तो उसके कारण भी हमारा यूरिन का कलर रेड हो सकता है। पिंकिश ब्राउन कलर यूरोबिलिन एक ये यूरोबिलिन एक फैक्टर है। क्या इसमें किसी को हिमोलाइटिक एनीमिया है, मलेरिया है, या बीटा हिमोलिटिक कोसा ये है, तो उसके कारण पिंकिश ब्राउन हो सकता है। ग्रीनिश येलो कलर हम जानते हैं बाइल पिगमेंट, ये कोलिलीथियसिस इसकी वजह से हो सकता है। क्लाउडी एंड टर्बिड ये एक बैक्टीरिया या ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी की वजह से हो सकता है। फॉस्फेट यूरेट्स एंड ऑक्सलेट ये उसके अंदर ये वाले क्रिस्टल्स अगर उसके यूरिन में है तो उसके कारण उसका कलर क्लाउडी एंड टर्बिड हो सकता है। मिल्की कलर काइलूरिया के कारण है। ये काइल होता है, ये काइल इसके सिम्टम्स होते हैं, पेन होता है यूरिन के, अगर पे जाते हैं तो ब्लड निकलता है यूरिन में और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होने लगता है। फिर हम स्मेल पे आते हैं। स्मेल सामान्यतः जो कॉमनली होता है वो एक एमिनो एसिड के कारण उसका एरोमेटिक ऑर्डर होता है, एरोमेटिक सा उसका गंध होती है। अगर अमोनिकल ऑर्डर है उसकी, अमोनिया वाली स्मेल आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो उसकी रिएक्शन हुई उससे, तो उससे अमोनिया की गंध देने लगता है वो। फिर है फिशी ऑर्डर। फिशी ऑर्डर से मछली की गंध में, तो यूरिन में मौजूद ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण इसकी फिशी ऑर्डर होने लगती है। फ्रूटी ऑर्डर जब एसीटोन जब यूरिन में होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एसीटोन के बारे में। तो ये इसको डायबिटिक कीटोसिस कहते हैं। फिर है माउजी, ये पंजेंट से ऑर्डर होती है, तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है ये फिनाइल कीटोनुरिया, यानी कि ये क्योरेबल नहीं है ये वाली बीमारी, तो उसके कारण पंजेंट से माउजी से स्मेल आने लग जाती है। अनप्लीजेंट ऑर्डर जो हमें अच्छी ना लगे, वो मिथाइल मर्केप्टन इज एक्सीडेड, मतलब अगर कोई एस्पेरेगस का सेवन अगर कर रहा है, वो खा रहा है, तो उसकी अनप्लीजेंट ये वाली ऑर्डर आने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं डिपॉजिट्स पर। तो डिपॉजिट हमारे उसके अंदर वैसे हमारा अगर एक नॉर्मल व्यक्ति का हम यूरिन लेंगे तो उसमें कोई डिपॉजिट नहीं मिलता, मतलब उसमें अघुलनशील तत्व नहीं मिलने चाहिए। अगर कुछ मिल रहे हैं तो जैसे ऑक्जेलेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बस कोशिकाओं के डिपॉजिट मिलते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही हम पहचान सकते हैं। इनका यूरिन में मौजूद होना भविष्य में आने वाले रोगों की ओर इशारा होता है। ज्यादातर ये होते हैं, ये स्टोन होने की पॉसिबिलिटीज होती है ऐसी कंडीशंस में, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि हमारी यूरिन की हमारे जल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0 होती है, और जो यूरिन होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है उससे। तो इसकी दो चीजों पर डिपेंड करती है, जल की मात्रा और घुलनशील तत्वों की मात्रा। तो यूरिन जो होता है वो ज्यादा ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला होता है, 1.008 से 1.030 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 15 डिग्री रूम सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर। तो अगर ज्यादा जल प्रतिशत ज्यादा होगा यूरिन में, अगर लिक्विड ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा हुआ, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाती है। जैसे डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें बहुत ज्यादा पानी जाने लगता है, तो वो ये दशा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर नहीं है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमने देखा था कि वो वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है, अगर वो नहीं है या कम है, तो उसके उसके कारण बहुत ज्यादा यूरिन ज्यादा जाएगा, तो लिक्विड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसके कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा जल का सेवन कर रहा है कोई, या शराब का सेवन कर रहा है, तो भी ये दशा होने लग जाती है। फिर यूरिन की मात्रा हमारे ग्लूकोज, एल्बुमिन, कीटोन, यूरिया, इनका प्रतिशत अधिक होने पर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान सामान्य से अधिक होने लगता है। अगर ये चीजें इसमें हैं तो वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी होने लगेगी। जैसे कि डायबिटीज मेलिटस के रोगी में ग्लूकोसोरिया या कीटोनोरिया, ये डायबिटीज मेलिटस के रोगी में अगर ये ग्लूकोज निकलने लगा तो ग्लूकोसोरिया कहेंगे, और कीटोन्स निकलने लगे तो कीटोन यूरिया कहेंगे।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम के रोगी में एल्ब्यूमिनुरिया, आल्सो इन कार्डियक और रीनल डिजीज, कार्डियक और रीनल डिजीज होगी तो भी ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, मतलब कि नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन आ जाएगी। ये कैंसर, जॉन्डिस के रोगी में, जॉन्डिस के रोगी में हम जानते हैं बिलरुबिनूरिया ये कह रहे हैं। लिवर फेलियर अगर होता है तो यूरेमिया फॉलोड बाय इंक्रीज यूरिया एक्सक्रीशन इन यूरिन, यूरिन में बहुत ज्यादा यूरेमिया बहुत ज्यादा जा रहा है लिवर फेलियर के रोगी में। और फिर फ्लूइड इनटेक, अगर फ्लूइड हम कम ले रहे हैं तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। हाई फीवर, अगर बहुत ज्यादा हाई फीवर है तो भी, और स्किन से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है तो भी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन। अब हम रिएक्शन पर आते हैं। तो रिएक्शन अभी हमने देखा पीएच, तो पीएच वैल्यू जो होती है हमारी यूरिन की, वो सर ने भी बताया कि 6 के अंदर अंदर होनी चाहिए। 5 to 7 इसमें लिखते हैं कि 6 के अंदर अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अल्कलाइन होने लगा है तो हमें यूरिन इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो ये एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो संतुलित भोजन के साथ में हमारे हाइड्रोजन आयंस किस तरह से उत्पन्न करता है। जैसे कार्बोनिक एसिड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, और दिन भर में 300 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सिस्टीन और मिथेनोइन इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, और फास्फोरिक एसिड निकलता है फास्फो और न्यूक्लियो प्रोटीन से, ये फास्फोरिक एसिड निकलता है। और ऑर्गेनिक एसिड होता है वो पाइयूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड, बायूरेटिक, ब्यूटायरिक एसिड, उनसे ऑर्गेनिक एसिड सी निकलते हैं। तो इनकी इतनी मात्रा में अगर एसिड निकल रहे हैं हमारे, तो उसके बावजूद भी यूरिन में 40 to 80 मिलीलीटर एक्यू एसिड यूरिन में उत्सर्जित की जाती है। अधिकतर भाग जो होता है वो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और अमोनिया सॉल्ट के रूप में, और आंशिक मात्रा में हाइड्रोजन, स्वतंत्र हाइड्रोजन आयन के रूप में वो उत्सर्जित होती है। इसी स्वतंत्र हाइड्रोजन को मापकर शरीर के व्यक्ति के शरीर में हो रही समस्त मेटाबॉलिक क्रियाओं और एसिड बेस का बैलेंस की स्थिति को रिएक्शन पीएच से एक्सप्रेस करते हैं। इसी से नोटिस करेंगे कि हमारा पीएच कितना है, कि कितना आयंस जा रहे हैं और कितना एसिड जा रहा है, उसी से हम इसको बैलेंस को हम जान सकते हैं। अगर स्वस्थ व्यक्ति किडनी 4.8 से 8.0 पीएच वाला यूरिन उत्सर्जन करने की क्षमता रखती है, और सामान्यतः 5 to 7 पीएच होता है, जो कि सर ने बताया कि 6 से कम होना चाहिए। तो यूरिन का पीएच हमारा व्यक्ति के द्वारा भोजन से वेरिएबल होता है। जैसे से हम जिस तरह का हम भोजन लेते हैं उसी से वो हम उसको अंदाज लगा सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो यूरिन में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरिन हमारा एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। और बहुत ज्यादा फल और सब्जियां अगर खा रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, तो उसमें सिट्रेट्स, ऑक्सीडेट्स होते हैं, और जो कि शरीर में बायोकार्बोनेट्स आयंस उत्पन्न करते हैं, तो यूरिन हमारा बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाता है। तो हमारा जो यूरिन का पीएच होता है वो सामान्य रेंज में होना चाहिए, बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। अगर वैसे एसिडिक यूरिन होना चाहिए, एसिडिक यूरिन हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को बचाता है। तो अल्कलाइन होना, अगर मैम अल्कलाइन, थोड़ी सी स्पीड को स्लो रखिए ना, बहुत फास्ट हो रही है। ओके ओके ओके। तो अगर हमारा जो यूरिन है वो वैसे तो एसिडिक होना चाहिए, लेकिन अगर एसिडिक ज्यादा एसिडिक हो रहा है, एसिडिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। एल्कलाइन होना हमारे इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। फिर नेक्स्ट है हमारे यूरिन का बहुत ज्यादा एसिडिक होना। ये हमें अलग अलग बता रखा है कि बहुत ज्यादा एसिडिक होगा और बहुत ज्यादा एल्कलाइन होगा, तो उसको हम किस तरह से देखेंगे। एक्चुअली प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन के कारण जब प्रोटीन टूटता है तो टूटने के बाद अल्टीमेटली वो अमोनिया क्रिएट करता है, तो अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी तो यूरिन अधिक होगा। तो जो लोग अधिक प्रोटीन डाइट लेते हैं उनमें अधिक यूरिन अधिक होने की संभावना रहती है। तो उसको इसीलिए बैलेंस की बात हम लोग करते हैं कि बैलेंस में सभी लेना चाहिए, प्रोटीन भी। प्रोटीन अधिक लेने से बहुत फायदा नहीं है, ठीक है। तो सर यूरिक एसिड भी होता है, तो प्रोटीन अधिक लेने के कारण ही यूरिक एसिड होता है? हाँ नेचुरली, तो क्योंकि जो लीवर प्रोटीन को ही जब ब्रेक करता है तो उसी ब्रेकिंग सिस्टम में ही जो आता है, तो यही सब बनते, ये बाय प्रोडक्ट है उसके। तो बाय प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट ये सब अमोनिया अल्टीमेटली इनको बाहर निकालना है, तो वो यूरिक एसिड अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड वगैरह में, यूरिया में।
तो इनको करके बाहर किडनी को, देखिए जल में घुलनशील कोई भी चीज जो होगी वो जल में घुलनशील जब तक नहीं होगी तब तक किडनी उसको निकाल नहीं पाएगी। हमको करना, वो करता शरीर क्या है कि उसको जल में घुलन, अमोनिया जल में घुलनशील नहीं होगी तो उसको क्या करेगा, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट करेगा कि इसको जल में घुलनशील बना दें और तब उसको कह दें। तो किडनी और लीवर दोनों यूरिन के बनाने में सहयोग देते हैं। ठीक, जी सर। जी। अब नेक्स्ट हम आएंगे यूरिन बहुत ज्यादा एसिडिक होना। तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं इसे, कि शरीर में एसिड आयंस का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए, या डायबिटीज मेलाइटिस होता है, स्टारवेशन भूखा रहना, बहुत लंबे लंबे समय तक अगर कोई उपवास करता है तो उसे हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, शॉक हो सकता है, हेमरेज अगर हो गया, एनोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, वायलेंट एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके कारण भी हमारा यूरिन, हमारी बॉडी एसिडिक ज्यादा हो सकती है और उसमें एसिड आयंस का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और भोजन में अधिक एसिडिक साल्ट का, बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्ट का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके कारण हो सकता है। फिर है रीनल इनसफिशिएंसी, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस होता है एक किडनी इन्फ्लामेशन, किडनी इन्फ्लामेशन होता है, जो किडनी के नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन होता है उसे नेफ्राइटिस बोलते हैं। फिर है मैडम पाइलोनेफ्राइटिस। ये एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है? जो हम नमक खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं तो वो एसिडिक, हमें एसिडिक एसिडिटी करेगा। तो नमक ओके। इसीलिए बोलते हैं बहुत ज्यादा हमें नमक नहीं खाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस है एक डेंजरस किडनी का इन्फेक्शन होता है ये, जो पस एक्यूमुलेशन हो जाता है रीनल सिस्टम में हमारे, तो उसके कारण होता है। फिर है पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी होती है एक क्लस्टर ऑफ सिस्ट होते हैं जो डेवलप होते हैं हमारी किडनी में, तो ये बीमारी होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस एक होता है एक्सेस फ्लूइड, बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाता है किडनी में ड्यू टू बैकअप ऑफ यूरिन। जैसे कि यूरिन अगर हमारा किडनी यूरिन नहीं छान पा रही है और वह वापस से ऊपर जा रहा है, किडनी में ही यूरिन हमारा जा रहा है, तो उसके कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। तो ये किडनी स्टोन में होता है, ब्लड क्लॉट हो जाए या ट्यूमर हो जाए या प्रोस्टेट होता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ बेसिक आयन इन इंटेस्टाइनल डायरिया। अगर डायरिया हो जाता है तो हमारे आयंस का लॉस हो जाता है। स्मॉल बाउल फिस्टुला। फिस्टुला पाइल्स का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है। बाइलरी फिस्टुला, बाइल एबनॉर्मल पाथवे हो जाता है, तो उसके कारण हमारा एसिडिक ज्यादा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक तो हमारे किडनी से ये मेटाबॉलिक हुआ था, अब हम रेस्पिरेटरी, जैसे कि ब्रेन, अगर अगर ब्रेन में कोई डैमेज हो, ब्रेन में ट्रॉमा आ जाए, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाए, ब्रेन कंप्रेशन हो जाए, कन्वल्सिव डिसऑर्डर हो जाए, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये ब्रेन से रिलेटेड है, एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटीज हैं ये। तो ये सब लो रिस्पायरेशन बताती हैं कि सांस की गति, इनहेल और एक्सहेल करने में कमी होना, फेफड़ों का वेंटिलेशन गुण कम हो जाए। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर जो होता है हार्ट के चारों तरफ वो अफेक्टेड होता है ब्रीदिंग के कारण, तो इंक्रीज इंफ्रा थॉरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी कम हो जाती है। फिर है पल्मोनरी एंड मेडिस्टल ट्यूमर। मेडिस्टिनल ट्यूमर जो होता है वो चेस्ट के मिडल में एक कैविटी हो जाती है जो लंग्स को सेपरेट करता है, वहां पर एक कैविटी हो जाती है, उसको बोलते हैं एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा भी एक लंग्स की बीमारी है, जहां पर हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि लंग्स में जब हम एयर फिल्ड हो जाती है तो वो एयर फिल्ड बढ़ती जाती है, एयर फिल्ड होती जाती है और लंग्स फूलता जाता है, तो उसके कारण है कि ये एम्फाइजीमा बीमारी होती है। तो ये भी इसी का कारण होती है। टेंशन सिस्ट। टेंशन सिस्ट होता है नॉन कैंसरस, कैंसरस की बीमारी नहीं होती है लेकिन नॉन कैंसरस होता है, लेकिन सिस्ट होता है। लाइक जैसे कि हमारे माउथ में एक स्पेस होती है, वो म्यूकस होता है तो म्यूकस भर जाता है, उस तरह से टेंशन सिस्ट एक बीमारी है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स जब लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में एयर लीक करने लग जाती है तो ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स एक बीमारी होती है, उसे उसे हम समझ सकते हैं। प्लूरिसी ड्यू टू पेन, लो वेंटिलेशन। प्लूरिसी को हम जानते हैं कि ये भी हमारी लंग्स से रिलेटेड बीमारी है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन का इम्पेयरमेंट होता है। इम्फाइजीमा अभी हमने देखा ही था। पल्मोनरी हमारे उसमें एडिमा आ जाता है, स्वेलिंग इन्फ्लामेशन आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जैसे लेरेंजियल
ऑब्स्ट्रक्शन और अस्थमा हो जाए, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज हो जाए जहाँ पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज इनसफिशिएंट, पल्मोनरी ब्लड जो होता है वो पूरा तरह से नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें जो सारे जो रोग हैं उसमें रोगी के यूरिन में अमोनियम आयंस जो होते हैं या एसिड्स एक्सीड होंगे, उसके कारण जो उनका यूरिन होगा वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमने जो देखा था यूरिन का एल्कलाइन होना। तो एल्कलाइन का मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉडी यूरिन एल्कलाइन हो रहा है तो हमें उसमें इन्फेक्शन है। तो हमारे स्टमक से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नहीं है तो फिर वो एसिड नहीं हुआ, उसमें जैसे हमारे वॉमिटिंग अगर बहुत ज्यादा हो गई है, पाइलोरिक इंटेस्टाइनल अवरोध हो गई हो गया है, तो उसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया है तो यूरिन हमारा एल्कलाइन हो जाएगा। भोजन में बहुत अधिक आजकल हम लोग बहुत ज्यादा इडली खमन ढोकला इस तरह से जो चीजें बनाते हैं तो हम उसमें सोडा यूज करते हैं बहुत ज्यादा। एक नेचुरल तरीके से हम उसको फर्मेंट नहीं करके सोडा यूज करते हैं। तो सोडा अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो फिर यूरिन एल्कलाइन होने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। सोडियम और पोटेशियम एसिटेट्स, लैक्टेट्स या सिट्रेट्स ये लेना, ये बहुत ज्यादा ले रहे हैं, पोटेशियम की कमी हो जाए। एक्सरे या रेडियम थेरेपी अगर कोई करा रहा है, रेडियम थेरेपी से भी यूरिन एल्कलाइन हो सकता है। तो रक्त में हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता इसमें कम हो जाती है। फिर है रेस्पिरेटरी, जैसे हमने रेस्पिरेटरी में एसिड वाला पढ़ा था वैसे ही रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इसमें रोग आते हैं जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। ये एक इन्फ्लेमेशन होती है ब्रेन की, जो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं सैलिसिलेट पॉइजनिंग। एक नोजिया, वॉमिटिंग, टिनिटस हो जाता है इसमें। हाइपर हाइपर पायरिक्सिया, ये बहुत ज्यादा फीवर होता है उसे हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। हिस्टीरिया, ये हिस्टीरिया एक माइंड की स्टेट होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होने को बोलते हैं हिस्टीरिया। हाई एटीट्यूड एक्सपेडिशन और हिपेटिक कोमा, एक डैमेज लीवर के कारण ब्रेन फंक्शन लॉस हो जाता है इसमें। तो इन सारे ही रोगों में रोगी के यूरिन में बाइकार्बोनेट आयंस का उत्सर्जन सामान्य से अधिक बढ़ जाता है और यूरिन उनका एल्कलाइन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एल्बुमिन प्रोटीन। तो एल्बुमिन, जैसे अभी आपने देखा था कि प्रोटीन बहुत ज्यादा निकलने लग जाए, तो जो अगर सामान्य व्यक्ति है वो संतुलित भोजन पाए तो यूरिन में प्रोटीन नहीं मिलती है। लेकिन अगर रोगी को हम 24 आवर्स, जैसे हमने देखा था 24 आवर्स अगर डॉक्टर उसको एडमिट करके उसका यूरिन स्टोर करते हैं, उसको खान पीन उसका जो इंटेक दे रहे हैं और उसका एक्सेशन, उसका 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करने के बाद देखते हैं तो उसका क्वालिटेटिव उसका फूड ट्रेस करते हैं और क्वांटिटेटिव उसका 20 to 80 मिलीग्राम पर डे उसका प्रोटीन उसमें होना चाहिए। अगर प्रोटीन की मात्रा अपने अधिकतम क्षमता से अधिक नहीं रख पाता है और न ही शरीर में कहीं, एक्चुअली प्रोटीन स्टोरेज शरीर में नहीं होता है। अगर शरीर में अधिक प्रोटीन होता है तो वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसका या तो कोई बहुत ज्यादा वॉयलेंट एक्सरसाइज कर रहा है, प्रेगनेंसी में भी ये हो सकता है, या कोई स्तनपान करा रहा है, ठंडक में अगर ठंडे पानी से ठिठुरते हुए कोई नहाता है तो उसे रीनल वेसल कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो भी प्रोटीन निकलने लग जाता है। भोजन में अगर बहुत ज्यादा हम दाल और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खाते हैं लेते हैं तो उसके कारण भी प्रोटीन ज्यादा हो जाता है तो यूरिन में एक्सीड होने लग जाता है। फिर है पोस्चरल प्रोटोनीरिया। ज्यादातर हम देखते हैं कई बार 14 से 18 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो जब खड़े होते हैं तो खड़े होने पर जब यूरिन उनका पास होता है तो उनका रीनल वेसल जो होता है कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है और यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। जब वो लेटता है बच्चा तब तो नहीं होता, लेटते अचानक से खड़ा हुआ और तो उसका यूरिन में प्रोटीन निकलने लग जाता है। तो प्रोटीन निकलने को इसको 3 भागों में डिवाइड किया है यहाँ पर, क्योंकि प्रोटीन में ज्यादातर जो भाग होता है वो एल्ब्यूमिन ही होता है तो इसे एल्ब्यूमिनुरिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्री रीनल, इसको 3 भागों में डिवाइड किया, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल में हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, सर्कुलेटरी कार्डियक से रिलेटेड जो होते हैं वो होता है। रीनल में किडनी से रिलेटेड होता है और पोस्ट रीनल में किडनी के अलावा भी यूरिनरी फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्शन कहीं हो रहा है तो उसके कारण पोस्ट रीनल को हम देखते हैं। तो प्री रेनल में हम देखेंगे कि कार्डियक रोग होते हैं, कार्डियक रोग जो किडनी के में रक्त प्रवाह को कमजोर कर रहे हैं, जैसे राइट हार्ट फेलियर हो जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा फीवर हो, कन्वल्शंस आए उसको और एनीमिया हो जाए, एब्डोमिनल ट्यूमर, एब्डोमिनल में कोई ट्यूमर हो जो रीनल वेन्स को प्रेस कर दे, तो ये प्री रेनल से रिलेटेड होते हैं। फिर है रीनल, रीनल में हम देखते हैं, हाँ,
रीनल में हम इस वर्ग के सारे रोग किडनी के कारण, किडनी की बीमार होने के कारण प्रोटीन उत्सर्जित करने लग जाते हैं, जैसे एक्यूट एंड क्रोनिक, इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये होता है ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन होती है, उसके कारण होता है। नेफ्रोस्क्लेरोसिस विद रीनल हाइपरटेंशन, तो नेफ्रो स्क्लेरोसिस ये होता है नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये हाई बीपी के कारण किडनी की डिजीज होती है, ये उसको बोलते हैं नेफ्रोस्क्लेरोसिस। फिर है रीनल ट्यूबलो, इसमें किडनी में टीबी की बीमारी हो जाती है, उसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये किडनी का डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी यूरिन से एक्सेस प्रोटीन निकालने लग जाए, वही किडनी का रोग होता है ये भी। पॉलीसिस्टिक किडनी, ये क्लस्टर ऑफ सिस्ट होते हैं जो किडनी में बन जाते हैं, तो ये रीनल किडनी से रिलेटेड होते हैं। और पोस्ट रीनल होते हैं, इन दिशाओं में प्रोटीन किडनी से होके नहीं जाता, किंतु किडनी के बाद में किडनी के पेल्विस से, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से, प्रोस्टेट या यूरेथ्रा से, अगर इनमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण ये पोस्ट रीनल बीमारियां होती हैं। तो इसमें है जेनिटो यूरिनल ट्रैक्ट में रक्तस्राव, तो इसमें ब्लीडिंग होने लग जाता है हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में। फिर हमने देखा था अभी सर्कुलेटरी सिस्टम अगर प्री रीनल में आया है, माइलोमेटोसिस। माइलोमेटोसिस एक प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होता है, उसे बोलते हैं लिम्फोसेरोकोमा ऑफ इंटेस्टाइन। ये होता है एक हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो वो हमारे जीआईटी ट्रैक में, हमारे उसमें डेवलप होता है, जीआईटी में डेवलप होता है, उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये हाई बीपी होता है। और कोलेजन डिजीज फॉर एग्जांपल पॉलीआर्टरीज नोडोसा। पॉलीआर्टरीज नोडोसा ब्लड की वेसल्स की इन्फ्लामेशन होती है, उसे कहते हैं पेरीरीनल टिश्यूज का इन्फ्लामेशन। ये पेरीरीनल टिश्यूज का इन्फ्लामेशन, किडनी के चारों ओर फैट जमा हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसे बोलते हैं। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। फिर किडनी के कारण होती है किडनी मैलिग्नेंसी हाइपरथ्रोमा। तो किडनी मैलिग्नेंसी हाइपरथ्रोमा में एक किडनी का कैंसर होता है जो कि किडनी के लाइनिंग में स्टार्ट होता है और फिर वो किडनी के रीनल ट्यूब्यूल्स में भी हो जाता है। फिर है निमोनिया एंड डिप्थीरिया व्हेन अफेक्ट किडनी इश्यूज। तो निमोनिया हो जाता है, डिप्थीरिया एक सीरियस कंटेंजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, नोज और थ्रोट का इन्फेक्शन होता है ये। फिर है रीनल वेन ऑकल्शन। ये होता है कि हमारे ब्लड का ब्लॉकेज होता है, किडनी से में जो ब्लड हो जाता है तो उसका ब्लॉकेज को बोलते हैं। फिर है हमारे जो पोस्ट रीनल है, उसमें है बेंज जोन्स प्रोटेओज। तो बेंज जोन्स जो होती है ये एक स्मॉल एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं जो कि यूरिन में जाने लगते हैं कुछ लोगों के, जिसमें कि बहुत मल्टीपल माइलोमा मतलब कैंसर ऑफ प्लाज्मा होते हैं, तो वो ब्लड कैंसर की तरह से होते हैं। तो इसमें प्रोटीन के समान यूरिन में प्रोटीन न्यूरिया का शक देता है, किंतु मतलब अगर प्रोटीन हमारा वैसे तो प्रोटीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉन्गुलेट करता है, लेकिन इसमें जो इस वाले में होता है कम तापक्रम पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कॉन्गुलेट होने के कारण ये अलग से पहचान लिया जाता है। तो इसकी मौजूदगी मल्टीपल माइलोमेटोसिस और ल्यूकेमिया में, कैंसर में, ये कैंसर की बीमारी है उसमें इसको उपस्थिति मिलती है। फिर यूरिन की रिपोर्ट में एल्ब्यूमिन या प्रोटीन पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एल्ब्यूमिन अगर प्लस लिखा है तो इसका मतलब है 25% एल्ब्यूमिन जा रहा है। एल्ब्यूमिन डबल प्लस, दो प्लस के मार्क्स हैं तो 50% है, 3 प्लस के मार्क्स हैं तो 75% है लगभग, और 4 प्लस के मार्क्स हैं तो लगभग 100%। तो एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा प्रोटीन हमारे यूरिन में जा रहा है। फिर है यूरिन में ग्लूकोज का देखिए लेवल। इसको इस तरह समझिए, जैसे हम लोग रक्त में देखा था कि एक बीमारी की उसकी थी लीवर की, जिसमें पीलिया रोग, जॉन्डिस के 3 कारण थे। एक कारण था कि जो प्री हेपेटिक मतलब हिपैटिक के पहले, फिर कहा था हिपैटिक जो लीवर की वजह से, और फिर लीवर के बाद, तो लीवर के बाद गार्बेडर था। तो गार्बेडर में या तो प्रॉब्लम है या लीवर में या लीवर के पहले। तो वैसे यहाँ इन्होंने कहा कि देखिए बीमारी नॉर्मली हम लोग लगेगी कि एल्ब्यूमिन रीनल है, लेकिन नहीं, उसके 3 दशाएं हैं। एक प्री रीनल मतलब रीनल के पहले, मतलब किडनी के आने पहले चल रहा था, पूरे हार्ट कंट्रोलर है उसका और वहां रक्त बह रहा है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, अभी किडनी में आया ही नहीं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो प्री रीनल। तो ये कारण भी हो सकते हैं एल्ब्यूमिनुरिया के। दूसरा रीनल कारण हो सकता है, मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी यूरिन में एल्ब्यूमिन अधिक जाएगा। और तीसरा पोस्ट मतलब किडनी के बाद
हम देखते हैं किडनी के बाद भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो उन ऑर्गन्स में जाएगी और फिर तब यूरिन जाकर पास होगी, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो पोस्ट रिनल की वजह से है। तो इन 3 दशाओं को आप लोग नोट कर लीजिए और पढ़िएगा इसी से दोबारा कि भाई कभी कोई पॉइंट हो। और ये बहुत आसान सा है, प्लस है तो 25%, 2 प्लस है तो 50, 3 है 75, 4 है तो 100। ठीक, आइए जी मैडम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यूरिन में ग्लूकोज का लेवल कैसे हम देखते हैं। तो कई बार हम ऐसे ये ग्लूकोज का टेस्ट कराते हैं, तो एक एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज होता है, HbA1c होता है। तो इस तरह से अलग अलग टेस्ट होते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं। तो सामान्य व्यक्ति अगर जो संतुलित भोजन लेता है उसमें यूरिन में कोई ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन अगर 24 आवर्स अगर यूरिन को एकत्र किया जाए तो 0.5 ग्राम ग्लूकोज यूरिन में उत्सर्जित हो सकता है, मिल सकता है। तो इस स्तर में ग्लूकोज का जो वैल्यू होती है 80 से 120 मिलीग्राम परसेंटेज होता है। अगर उससे बढ़ जाता है 170 180 हो जाता है तो हम उसको मानते हैं कि ग्लाइकोसोरिया बोलते हैं, कि यानी कि उसको ग्लूकोज की प्रॉब्लम शुरू होने लग गई है। तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज में इनको उन्होंने रखा है कि सबसे पहला है एलिमेंट्री में क्या होता है कि कई बार हम भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब एक लिया हमने और उसी टाइम हमने अगर टेस्ट करा लिया तो हमारा उसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा आएगा। तो वो एक हम उसे ग्लूकोज की प्रॉब्लम नहीं मानेंगे। 3-4 घंटे में जब ब्लड 3-4 घंटे के अंदर जब ब्लड में मिल जाएगा ग्लूकोज का स्तर, तो फिर वो 2-3 घंटे के बाद में अगर हम सामान्य आ जाएगा तो फिर वो अपने ग्लाइकोसोरिया की स्थिति वापस ठीक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इमोशनल ग्लाइकोसोरिया। तो इसमें कई बार क्या होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेशन होता है सिंपैथेटिक नर्व के माध्यम से, तो वो लिवर पे पहुंचते हैं और लिवर बहुत ज्यादा जो लिवर में जो ग्लाइकोजन हमारा होता है वो ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, ब्लड में चले जाता है और ब्लड में जब चले जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से डिमांड तो है नहीं और ग्लूकोज आ रहा है बहुत ज्यादा, तो जब ऐसी स्थिति बने तो भी ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया होने लग जाता है। फिर है नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइनल ग्लूकोसोरिया। मतलब इसमें क्या होता है हमारी हम जानते हैं कि हमारी बॉडी से बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा हार्मोन निकलते हैं। तो अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे इंसुलिन का, अगर इंसुलिन कम होता है, इंसुलिन हमारे एक चाबी होती है सेल्स में ग्लूकोज जाने की। अगर इंसुलिन ही नहीं है तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में घूमता रहेगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकागन, ये भी इंक्रीज ग्लूकागन, ये सारे हार्मोन्स हैं जैसे कि कार्टिसोल वगैरह, ये हार्मोन्स हैं। ये थायरोक्सिन का मान बढ़ना, थायरोक्सिन जैसे T3 T4 ये बढ़ जाता है तो भी ग्लूकोज बढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ जाता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बढ़ता है, निकलता है हार्मोन, तो भी हमें ये ग्लूकोज की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। तो इसमें एक्रोमेगाली बोलते हैं इसको, ये ट्यूमर होता है एक। फिर है ग्लूकोकार्टिकॉइड, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो इम्यून सिस्टम में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो कार्टिसोल हार्मोन होता है वो ग्लूकोज को होमियोस्टेसिस रेगुलेट करता है ग्लूकोज की, और अगर एक्सेस हो जाता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम कसिंग सिंड्रोम में कार्टिसोल लेवल हाई होने पर होने लगता है। और एपिनेफ्रिन अगर बढ़ेगा, तो एपिनेफ्रिन में एक हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से सीक्रेट होता है, और अगर ये एक्सेस होता है तो ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। फिर है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा ये एक ट्यूमर होता है जो एड्रिनल ग्लैंड में होता है। ये सारे के सारे हार्मोन होते हैं, इंसुलिन को छोड़ के ये सारे के सारे लिवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं और रक्त में मिलकर ग्लूकोज लेवल हाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्लूकोज उसमें हाई हो जाता है। तो इंसुलिन घटता है, अगर ये एब्सेंट होता है तो ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और किडनी के द्वारा यूरिन में उत्सर्जित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रीनल ये ग्लाइकोसूरिया। आप लोग इसको समझ पाए कि नहीं, बताइए। इसको समझा कि नहीं आपने, बोलिए। ये वाला समझ पाए कि नहीं कि जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल करके रक्त ग्लूकोज से सामान्य से ऊपर कर देते हैं, ये इन बता रहे हैं कि ये जो हार्मोनल सिक्रेशंस हैं ये क्या करते हैं, जो लीवर में है, लीवर में हमारे पास क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि लीवर जब है, अगर लीवर को ग्लूकोज आपको अधिक आपने खाया तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके वो ग्लाइकोजन बना देता है। ये सबको मालूम है? आप लोग बोलिए और सेमेस्टर 2-3
हाँ जी, यस सर। जी सर। तो अब वो ग्लाइकोजन को, अब ये सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में कर देंगे। तो क्या करूंगा, ग्लूकोज रक्त में आ जाएगा। अब रक्त में आ गया, अब रक्त में मान बढ़ गया। अब उतना आपको जो इंसुलिन वगैरह जो है उतनी पर्याप्त नहीं है कि वो सबको सेल के अंदर डाल पाए। तो क्या करेगा, ये रक्त में घूमते रहेंगे। तो रक्त में घूमेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली शरीर का वो किडनी का धर्म है कि किडनी ये नहीं देखती है कि ये उपयुक्त हो कि अनुपयुक्त, लेकिन किडनी कुछ सिक्रेशन करती रहती है। तो उसमें ग्लूकोज भी आपके शरीर के बाहर निकल जाए, क्योंकि ब्लड में बहुत अधिक नहीं चाहिए उसको। ब्लड में जितना भी अगर उपयुक्त से, मतलब जो ऑप्टिमम लेवल से अगर बहुत अधिक रक्त में ग्लूकोज रहेगा तो वो डैमेज करेगा सारे सेल्स को। इसलिए उसको किडनी क्या करेगी, उसको बाहर, शरीर के बाहर निकाल देगी। तो इन इंसुलिन की वजह से, ये जो क्या कहते हैं, ये हार्मोनल सिस्टम है उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए उसको एंडोक्राइनल ग्लाइकोसूरिया कह दिया गया है। ये एंडोक्राइन में ये सब थायरॉक्सिन, सारे ग्रोथ हार्मोन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देंगे, सब सारी चीजें करेंगे। तो उनसे क्या होगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड मिला देगा। जबकि उसका क्या चाहिए, अगर कोई ऐसा भी हो कि जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे तो शुगर लेवल जो है रक्त में कम रहेगा। लेकिन नहीं, ये रक्त में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा रक्त में। तो उसको यूरिन के माध्यम से किडनी निकालने की कोशिश करती है और निकालती है, तो उसकी वजह से उसका मान बढ़ जाएगा। अब दूसरा चौथा है रीनल। जी ठीक है सर, 5 मिनट है, रीनल ग्लाइकोसूरिया कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ, कर तो दीजिए। रीनल ग्लाइकोसूरिया जो होता है वो किडनी में नहीं हो पा रहा है, उस वजह से हम उसको रीनल ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। तो कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा संतुलित भोजन लेता है, इंसुलिन भी सही होता है, फिर भी बढ़ जाता है, फिर भी तो उसके कारण होता है रीनल, उसकी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, गिर जाती है, तो यूरिन में ग्लूकोज उत्सर्जित होने लगता है। तो किडनी के नेफ्रॉन में जो होता है ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है किडनी का नेफ्रॉन्स की कोई ना कोई डिजीज हो गई है, डिजीज ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी, उनकी विषाक्तता, इनका पॉइजन, रीनल ट्यूब्यूल्स की ग्लूकोज क्षमता नष्ट हो जाती है इसके कारण। एमिनो एसिड यूरिया, फॉर एग्जांपल हार्टनप डिसीज, हार्टनप डिसीज होती है, ये डिजीज ऑफ एमिनो एसिड की डिसीज होती है। विल्सन डिजीज जो होती है, इसमें कॉपर बॉडी से निकल नहीं पाता, ऑर्गन में एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये क्या है, फैनकोनी सिंड्रोम, ये किडनी ट्यूब्स का डिसऑर्डर होता है, जिसमें कुछ सब्सटेंस किडनी के ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बजाय यूरिन में रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं जो हमें किडनी में ग्लूकोज निकलने लग जाता है। फिर है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो इसमें क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें कि किडनी ब्लड में से एसिड को रिमूव नहीं कर पाती है और यूरिन में निकाल नहीं पाती, इससे बॉडी हमारी एसिडिक हो जाती है। फिर है हाइपर फास्फेचूरिया, ये एक इसकी दशा फनकोनी सिंड्रोम में मौजूद होती है। तो इसमें क्या होते हैं कि एक्सेस फॉस्फेट यूरिन में निकलने लग जाता है, उसके कारण हाइपर फास्फेचूरिया बोलते हैं इसे। फिर है सामान्य, अगर यूरिन की परीक्षण अगर करें तो ग्लूकोज हम कैसे देखते हैं कि प्लस लिखा है तो 0.1 से 0.5% शुगर जो टेस्ट में लाइट ग्रीन कलर से उसको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद डबल प्लस है तो 0.5 से 1.0% शुगर, तो ग्रीन प्रेसिपिटेट, ये डार्क ग्रीन से दिखाया जाता है। फिर 3+ होते हैं तो 1 से 2% शुगर आ रही है तो येलो से दिखाया जाता है, और 4+ के साइन है तो 2 या उससे 2% या उससे अबव शुगर है तो ब्रिक रेड, उससे उसको दिखाते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का या यूरिन में ग्लूकोज का लेवल हम पता कर सकते हैं। सर यही खत्म करें इसे आप? ठीक। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत इसमें यूरिन जो है, यूरिन को बहुत ही अच्छा छोटी छोटी बात को बहुत अच्छे से समझाया आपने जी। थैंक यू सुधा। बहुत सर अच्छा यूरिन में प्रोटीन कैसे आ जाता है डायरेक्ट, जबकि बोलते हैं प्रोटीन लीवर में वो मतलब टूटता है, वो अमोनिया बनता है। जी, यूरिन में प्रोटीन कैसे आ जाता है सर, जबकि बोलते हैं लीवर में प्रोटीन टूट कर के अमोनिया बनता है।
ऐसा है ना, अल्टीमेटली तो सारा काम जो है बाद में तमाम केमिकल रिएक्शंस लीवर में होते हैं ना, जी लीवर में होते हैं ना। तो जी जो कोई भी प्रोसेस होगा तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो प्रोडक्ट बनाना, दूसरा बाय प्रोडक्ट बनाना, और तीसरा तो जो उसके तमाम रिएक्शंस होते हैं उसमें जो प्रोटीन का, कुछ प्रोटीन से जो बनाएंगे, कुछ आप निकालेंगे, ब्रेक करेंगे, तो कुछ तो उसमें सब्सटेंस बनेगा जो बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब वो उनको निकालने के लिए अब वो निकालेंगे, अगर बाय प्रोडक्ट कोई रहेगा, अगर वो शरीर में रह गया तो आपको नुकसान देगा। इन चीजों को निकालने के तरीके हैं। ठीक है, अमोनिया है, तो ये अमोनिया कहाँ, अमोनिया वहां से हुआ, अमोनिकल रिएक्शन से हुआ, अंत में उसको यूरिक एसिड और यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो अमोनिया नष्ट कर देगी सब पूरे शरीर को, तो इसलिए ऑर्गन्स को नष्ट करने लगेगी, इसलिए उसको तुरंत निकालना चाहिए। आप देखिए ना, वातावरण में आप करिए तो अमोनिकल यूरिन आप करिए और थोड़ी देर रुक जाइए तो देखिए कितनी गंध आती है। और अमोनिया कभी सूंघ लीजिए आप तो कुछ मतलब उसको भूल नहीं पाएंगे आप कभी, है ना। हम लोग को सुखाने के लिए लेबोरेटरी में ले जाते थे, हम लोग नहीं चाहते थे कि सूंघे। ठीक है, थोड़ा सा नुकसानदेह है। अच्छा, हम लोग क्या है, हम लोग ये इतना नहीं पढ़ रहे हैं कि हम साइंस के बिल्कुल वो जो बायोलॉजी है उसके पूरे सारे एक सूत्र देखें, सारे रिएक्शन देखें कि उसका क्या फार्मूला है और कैसे वो करता है। हम लोग को केवल इतना समझना है कि अल्टीमेटली यूज कहाँ करना है। तो हमको इनके ये तो उन्होंने ये किताब जो लिखी है वो अल्टीमेटली किताब वहाँ की है, ये नोट्स वहाँ के हैं जो मेडिकल कॉलेज के हैं, हम लोगों को वो पढ़ने को मिल रहा है। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं। बीमारियां सब समझ रहे हैं क्या हम लोग, केवल इतना जान रहे हैं कि हाँ ये लीवर की बीमारी है, ये किडनी बीमारी है, इसमें किडनी में ये हो जाता है। उनको जानने की और बहुत जानने की आवश्यकता भी नहीं, हमको केवल अपने ट्रीटमेंट के लिए जानना है, अदरवाइज हम लोग वहीं एलोपैथ में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करें और अल्टीमेटली ज्ञान है, ये ज्ञान है, इस ज्ञान के आधार पर हम लोग अपने ट्रीटमेंट को बैलेंस कर सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट को समझ सकते हैं। इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है, इसलिए पढ़ाया भी जा रहा है। और परीक्षण अच्छी किताब है, आपको बहुत चीजों को जानकारी इससे मिल जाएगी। आप कोई रिपोर्ट देखेंगे फिर इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन कारणों से हुआ। तो खेमका सर का भी यही कहना था कि वर्चुअली अपना ट्रीटमेंट हमको करना है, तो उस दूसरे ट्रीटमेंट का जो सहयोग, दूसरे का किसी भी थेरेपी का जो सहयोग है वो हम ले करके और अपने आगे मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो उनका सपना यही है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन। सर प्रणाम। सर मैं आंचल, मैं ये पूछ रही हूँ कि यूरिन में अगर झाग आते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? यूरिन में झाग है तो इसका मतलब कि कहीं इन्फेक्शन है। तो प्रोटीन होना यूरिन में, ऐसा ह्यूमिडिटी है, प्रोटीन भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं, कोई कारण नहीं। अब हम लोग अपने झाग वाले की बात करें जो हम लोग उसमें पढ़े हैं टीसीएम में, जी टीसीएम वाला पढ़े ना, जी जी। देखिए इस पर बहुत ध्यान न दें। प्रोटीन हो सकता है उसमें, तमाम चीज देखिए मैं अभी पढ़ा रहे हैं सर मेरे पास एक जन आए थे तो उन्होंने पूछा कि उनके यूरिन में झाग है, लेडीज हैं, तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि यूरिन की बातें हो रही थी इसीलिए। तो टेस्ट में आएगा यूरिन में प्रोटीन है कि ना नहीं है, लेकिन झाग का मतलब कि कोई इन्फेक्शन है और कोई चीज अलग से सीक्रेट हो रही है बस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हम लोग रिपोर्ट में नहीं देते, रिपोर्ट वहीं से लेते हैं उसके आधार, लेकिन हम लोग झाग मानते हैं तो हम लोग कहते हैं झाग वाला है तो हम लोग यूरिन को इन्फेक्शन मान लेते हैं कहीं और फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि कोई चीज है। ठीक, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हम लोग जो है इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग तिवारी जी को स्वागत करेंगे। नीतू जैन मैम बहुत अच्छा, आपकी तरह बहुत ही बढ़िया, रियली में बहुत